150 डेज जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बचे हुए हैं। अगर 200 चैप्टर्स मेरे पास हो और मुझे 100 सवाल देने हो तो हो सकता है हर चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये ठीक है, यानी ये तीन बातों का तो खास ध्यान रखना है। यानी हमें बस सिलेबस खत्म करना है, ऐसी तैसी सर देखा जाएगा। करंट चैप्टर फर्स्ट, ये एक रूल है जो जेई की तैयारी या किसी भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी में बैकलॉग को खत्म करना है, ये टारगेट बनना, ये कोई टारगेट नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग? बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, समय कम बचा है। 150 डेज जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत जोर लगाकर या फिर बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन सब लोगों का टारगेट यही है कि वो जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट बोलते हैं, उसी में कुछ अच्छा स्कोर करें ताकि उनको एडवांस की तैयारी के लिए समय मिल सके। और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ना, ये बहुत ही साफ सुथरी स्ट्रैटेजी है और ये बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। उसका रीजन ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके पास एडवांस की तैयारी के लिए 3-4 महीने बचेंगे, जिसमें आप बहुत सुकून से तैयारी अपनी एडवांस की कर सकते हैं, और जो हमारा एक्चुअली मेन टारगेट था। एक और बात है, मान लीजिए किसी वजह से जनवरी अटेम्प्ट अच्छा न हुआ या बहुत अच्छा ना हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे में आपके पास एक और अटेम्प्ट होगा जो अप्रैल में आपको देने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को रखें कि भाई ऐसा है, जो मुझे तैयारी करनी है या जो मुझे एग्जाम देना है, वो मुझे अपना एक एग्जाम देना है जो जनवरी में है, उसी में मैं ठीक ठाक स्कोर करके आगे बढ़ जाऊंगा, बात खत्म। तो अगर आप कुछ इस तरह की सोच रखेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है जनवरी अटेम्प्ट में बेहतर स्कोर कर सके। और दूसरी बात यह भी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान देना है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा जो वीडियो होगा वो उन सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बच्चे कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी जैसा कि मुझे लगता है सब लोगों को यह शक तो रहता ही है कि न जाने क्या होगा, कितना अच्छा होगा, हम क्या कर पाएंगे, हो सकता है हम अच्छा ना कर पाए या हो सकता है हम अच्छा कर पाए। सोन जो दिमाग में दुनिया भर के डाउट्स रहते हैं वो तो हर बच्चे के दिमाग में इस टाइम चल ही रहे होते। तो ये उन सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं कि इस बचे हुए 150 दिनों में हर बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ना है। हां, यह जरूर होगा कि यह कुछ एक जनरलाइज्ड डिस्कशन होगा, हो सकता है बहुत स्पेसिफिक किसी बच्चे के लिए यह टारगेट करके ना बनाया गया हो, बट एक जनरल डिस्कशन जरूर करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा, मुझे लगता है उसको इस वीडियो के एंड तक यह बात जरूर समझ में आ जाएगी कि अगर मैं ऐसा ऐसा करता हूं तो जो मैं अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट ला सकता हूं वो ले आऊंगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कुछ खास 2-3 बातें जो एक रियलिटी चेक है उन सब लोगों के लिए जो इस टाइम जेई की तैयारी कर रहा है, उसमें मैं सबसे पहली बात डालने जा रहा हूं वो ये रियलिटी चेक ये कहता है कि सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। यही है जेई की प्रिपरेशन। देखो एक चीज एकदम साफ बता दूं, मैं जेई के पेपर में अगर 100 सवाल आते हैं एक सब्जेक्ट के, मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जेई मेंस के पेपर में मान लीजिए केमिस्ट्री में 100 सवाल आए, तो उन 100 सवालों में और चैप्टर्स है मान लीजिए 200, तो आप खुद समझिए इस बात को कि अगर 200 चैप्टर्स मेरे पास हो और मुझे 100 सवाल देने हो तो हो सकता है कि बल्कि ऑब्वियस है हर चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं किसी एग्जाम की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज मैं जेईई मेंस की बात कर रहा हूं, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कई चैप्टर्स के सवाल वो हमसे नहीं पूछता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई किसी एक चैप्टर को ज्यादा वेटेज दी जा रही है। सपोज मोल कॉन्सेप्ट को उसने 2 सवाल दे दिए, मोल कॉन्सेप्ट को उसने 3 सवाल दे दिए, तो ऐसे में हो सकता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल हमसे ना पूछे, हो सकता है वो हमसे आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल ना पूछे, हो सकता है वो हमसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ही सवाल पूछ ले, या हो सकता है वो हमसे किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर का एक ही सवाल पूछ ले, पॉसिबल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर यह सोच के जा रहे हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ वो है जेई की प्रिपरेशन, तो यह आपकी बहुत बड़ा मिथ है। यह रियलिटी चेक है जो यह बता रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करके जेई का तैयारी करना या सिलेबस कंप्लीट करके जेई का पेपर देने जाना और उसी को जेई की प्रिपरेशन कहा जाता है, यह आपका मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो यह आप सब अपने दिमाग से निकाल दे कि जब तक पूरा सिलेबस घोटूंगा नहीं तब तक जेई की तैयारी नहीं कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मतलब भर के खास या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाने के बाद भी आप जेईई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस तरह की तमाम वीडियोस मैंने भी बनाई हैं और इस तरह की तमाम वीडियोस आपको दिखती भी है। इसलिए सिलेबस कंप्लीट हुआ दैट इज जेईई प्रिपरेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बात को सब लोग ध्यान रखें।
दूसरी बात, रैंडम स्टडी कर रहा हूं सर, अब सर मेरे पास टाइम कम है सर, आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली सर, कल मैंने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म नहीं हुआ सर, मैंने सोचा थर्मोडायनेमिक्स कर दूं, थर्मोडायनेमिक्स कर नहीं पा रहा हूं सर, मैंने सोचा जीओसी कर लूं। आप समझ रहे हैं, इस चक्कर में आप बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं। रैंडम स्टडी को करने से आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, यह आपका मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको स्ट्रैटेजी के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कैसा भी कर लीजिए, आप चाहे जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्कोर उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आप खुद ला सकते थे। दूसरी बात, बहुत देर तक पढ़ाई करना, बहुत लंबे समय की पढ़ाई करना, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, जबकि वो 15 घंटे शायद बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस ना कर रहे हो। यानी लॉन्ग आवर्स स्टडी अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस इतने समय में आप इफेक्टिव तरीका क्या निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बेकार में पत्थर पर सर मार रहे हैं और उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर वो प्रोडक्टिव माना जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट भी आपका इंप्रूव करेगा। यानी इन तीन बातों का तो खास ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलेबस का कंप्लीट होना जेईई की तैयारी होगा, रैंडम यानी हमें बस सिलेबस खत्म करना है, ऐसी तैसी सर देखा जाएगा। अब चाहे हमने अच्छी तरह से रिवीजन किया हो, चाहे हमें करंट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो, बैकलॉग मेरा अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो ना हुआ हो, बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी जेईई की तैयारी पूरी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरा, रैंडम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे। भले ही कोई चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ के जाना पड़ जाए, लेकिन जो करेंगे वो तमीज से करके जाएंगे। लॉन्ग आवर्स स्टडीज में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो समय बर्बाद हो रहा हो, बेकार की बकवास चल रही है, कुछ इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारा पूरा समय जो है वो बर्बाद हो रहा है। यानी लॉन्ग आवर्स बैठना या पढ़ाई करना बिना स्ट्रैटेजी के साथ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सही स्ट्रैटेजी जो दिखाई देती है वो यही है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो ही आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो अपने दिमाग में इन तीन बातों को भराया जाए और फिर सही तरीका क्या है उसके बारे में बात की जाए। सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप कम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कंपेयर टू। क्लियर है? तो चलिए अब इसके बारे में जरा जल्दी से बात करते हैं। सर वैसे जेईई की तैयारी है क्या? तो अगर अभी भी मैं 150 दिन की बात कर रहा हूं, अगर अभी भी देखा जाए तो मेरे पास लगभग 5 महीने हैं। इन 5 महीनों को अगर मैं सही से सोचूं तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए जिस जंग में मैं जा रहा हूं उस जंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उस जंग को जीतने का सही तरीका क्या है। तो सर ये तरीका तो आपको कैसे पता चल सकता है? ये तो होता होगा कोई तरीका, आपको क्या पता? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो सर मैंने भी आईआईटी में पढ़ाई की है तो मुझे इस बात का आइडिया है। दूसरा, मेरे पढ़ाए हुए हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने कुलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सोचा गया, कुछ ऐसे रास्ते निकाले गए हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप पक्का आईआईटी में पहुंच सकते हैं। उसका जो सही तरीका समझ में आ रहा है, यानी जेईई की जो प्रिपरेशन का जो सही मायने है वो ये है, आप सीखते जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा सर। सीखने से क्या होता है सर? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सर प्रैक्टिस करने के बाद, सर प्रैक्टिस कर ली सर आपने, क्लास में कुछ सवाल करा दिया, और क्या करना है सर? आपको यह भी देखना है कि एग्जाम किस चीज का लिया जा रहा है, वो जो आपने सीखा है उसमें से पूछता किस तरह से है, वो सवाल पूछने के तरीके क्या है, किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है, इस टॉपिक में से किस तरह का सवाल पूछा जाता है, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज करने जरूरी है। ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा। लर्न किया, प्रैक्टिस की, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, साथ में साथ पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसके बाद खटाक से रिवीजन किया। अगर रिवीजन नहीं किया तो सर यहां तक करने के बाद सारी चीजें 10 दिन बाद साफ हो जाएंगी सर। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करने के बाद आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, जो सीखा है उससे कुछ नंबर भी आ रहे हैं कि नहीं, और टेस्ट देने के बाद जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से अगर आपने दोबारा नहीं सीखा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज टेस्ट एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जेईई की जो तैयारी है वो इन 6 बातों पर डिपेंड करती है। आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं, उसके बाद आपने रिवीजन किया, टेस्ट दिया और अपने गलतियों को एनालाइज किया। जो बच्चा इस बात को फॉलो करता है वो पक्का आईआईटी जा रहा है। यानी जो सही बात है क्या है, चैप्टर आपको सही स्कोर तभी दे पाएगा जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड ये बात का ध्यान रखेंगे। समझ रहे बात को? सबको ये बात समझ में आई? चलिए सर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर ये बताइए, जेईई की तैयारी करने वाले आज जो बच्चे हैं आपके सामने वो किस कैटेगरी के हैं?
तो बात समझ में आती है। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें किसी भी बच्चे का कोई बैकलॉग नहीं है, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी भी उसके पास 5 महीने बचे हुए हैं, तो मैं उस बच्चे से अभी उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिलैक्स फील नहीं करना चाहिए। अभी भी वो 8-8 घंटे जितना भी समय पढ़ाई को दे रहा है वो देता रहेगा, लेकिन मेन फोकस करेगा रिवीजन पर, पीवाईक्यूज पर और टेस्ट पर। यानी इन चीजों पर अगर वो बच्चा फोकस कर रहा है, ऐसा बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कि रेयर ही होंगे, तो ऐसे बच्चे ये काम करते रहे। दूसरे जो ज्यादातर बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस चल रहा होगा, और जो बच्चे जिनका सिलेबस चल रहा है उनके साथ एक और समस्या होगी कि उनके पास बैकलॉग भी इकट्ठा हो चुका होगा। तो यानी अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज को मिक्स कर दूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, सिलेबस चल रहा है इसलिए उसको नए सिलेबस को भी पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसको रिवाइज भी करना है, साथ ही साथ जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को भी कवर करना है अपने करंट सिलेबस के साथ। यानी कहने का मतलब हुआ, चाहे वो इस कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो इस कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे ऐसा बच्चा जिसका पूरा बैकलॉग चल रहा है, ये तीनों कैटेगरीज के बच्चों का गोल एक ही है, एंड दैट इज जेईई 2027। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपकी आज के हालात क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, आपके हालात कुछ भी हो, लेकिन आप तीनों का जो गोल है वो यही है। तो सर ऐसे में इस आदमी का यहां पहुंचना, इस आदमी का यहां पहुंचना और इस आदमी का यहां पहुंचना, ये तीनों लोग एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज से ये सोच रहे हैं कि उनको जेईई की तैयारी अच्छी तरह से करनी है एक स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि वो आईआईटी में या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सके। तो ऐसे बच्चों के पास, ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, वो ये है, जो बच्चे ज्यादातर जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो यही वाले बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज्यादातर बच्चे इस कैटेगरी को के अंदर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसी कैटेगरी को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूं तो वो डिस्कशन बहुत क्लियर है। सबसे पहली बात, जो बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि उनको आगे के 150 दिनों की कुछ स्ट्रैटेजी पता चले, तो उन बच्चों को साफ साफ मैं ये बोल दूं, करंट चैप्टर जो चल रहा है वही आपका मेजर रोल प्ले करने वाला है। मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। करंट चैप्टर फर्स्ट, ये एक रूल है जो जेईई की तैयारी या किसी भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी में लगाया जाता है। जो बच्चे अपने सिलेबस को पढ़ रहे होते, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी उस सिलेबस से गुजर रहे हैं, ऐसे में करंट चैप्टर फर्स्ट इज अ रूल। यानी जो चैप्टर चल रहा है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसका रीजन बड़ा क्लियर है, अगर आपने उस टाइम पर पुराने चैप्टर्स को तवज्जो दी जो कि आपके बैकलॉग में थे, तो उससे होगा ये कि आपका जो नया चैप्टर चल रहा है, जो करंट चैप्टर चल रहा है, वो भी बैकलॉग में चला जाएगा, और फिर करंट चैप्टर का बैकलॉग और पुराने चैप्टर का बैकलॉग मिलकर आपको डबल प्रेशर देंगे। आप समझिए बात को। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि आप पुराने के चक्कर में नए चैप्टर का बैकलॉग क्रिएट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो फिर आप डबल प्रेशर में आ जाएंगे। और ऑब्वियस है सर, एक बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा था और उस बैकलॉग के चक्कर में मेरा बैकलॉग पे बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है, सर ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी एक चीज तो सब लोग सोच लें, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनके चैप्टर्स अभी चल रहे हैं, वो नए चैप्टर्स को फोकस करेंगे, नए इन द सेंस जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको फोकस करेंगे। करंट चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और जो तुम्हारे बैकलॉग बचे हैं उनको कैसे करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, करंट चैप्टर फर्स्ट, ये एक बेसिक रूल है हर किसी एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का। इसलिए बैकलॉग सरदर्द मत बनाओ, बैकलॉग को एक झटके में कवर करना है ऐसा कोई प्लान मत बनाओ। आप सबसे पहले करंट चैप्टर को चलाइए, बैकलॉग को कैसे कवर करना है, करंट चैप्टर को कैसे चलाना है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं डबल प्रेशर से बचना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रेशर में अगर मैं आ गया तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो इंपॉर्टेंट है। करंट चैप्टर अगर चल रहा है तो सर उसको कैसे पढ़ना है? सर जो करंट चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ने का बहुत बेसिक तरीका है, जो हर बार हर टीचर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताता है। इनफैक्ट बच्चा बचपन से अपने स्कूल के टीचर से भी इन बातों को सीखता चला आता है। इनफैक्ट वो अपने घर वालों से भी इस बारे में डिस्कशन करता रहता है, और उसको इस बारे में पता भी है कि सर करंट चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका है, सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए जाए, बेसिक क्लास के जो एक्सरसाइज सवाल जो सर ने क्लास में कराए हैं, बेसिक जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस की जाए, उनको सॉल्व किया जाए, फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाए 4-5 सालों के, ताकि मुझे पता चले कि वो किस तरह के सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछता है। सेलेक्टेड एडवांस लेवल के सवालों की भी प्रैक्टिस साथ साथ करनी चाहिए पीवाईक्यूज की। चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट जरूर देना चाहिए और उसके अंदर जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको एनालाइज करना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ये 7 पॉइंट्स फॉलो किए किसी भी करंट चैप्टर में, तो आप समझ लीजिए वो चैप्टर उससे कभी भी गलत नहीं होगा।
यानी क्या क्या करना है, जो चैप्टर चल रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सर ये कैसे करेंगे? अरे भाई आप समय दे रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, जो चैप्टर आपका चल रहा है आप उसको पूरा समय दे रहे हैं उसको सीखने में, क्योंकि आप क्लास भी अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं, क्लास में नोट्स भी बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो करंट चैप्टर चल रहा है आप उसको सीखना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट एक क्लास के अंदर सिखाया गया आप उस चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट को पूरे की तरह से समझ रहे हैं। जो क्लास में सवाल कराए गए हैं उन सवालों की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जो कि आगे रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी आप साथ में कर रहे हैं, सिलेक्टेड एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज भी आप साथ में कर रहे हैं, चैप्टर के जो खत्म होते ही टेस्ट है उसको भी आप अटेंड कर रहे हैं, जो कि आपकी हर कोचिंग के अंदर या फिर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उन मिस्टेक्स को आप एनालाइज कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट चैप्टर का रूल यही है, यानी चैप्टर कंप्लीशन रूल यह है कि पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट इस तरह से 7 पॉइंट्स में किया जाए। अब आती है बात बैकलॉग की। तो अगर मैं ये कहूं कि सर जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बैकलॉग की पहली बात तो ये कि बैकलॉग का हवा मत बनाओ यार। बैकलॉग को खत्म करना है ये टारगेट मत बनाओ, ये कोई टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको खत्म करने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो आपका करंट चैप्टर भी आपसे छूटता चला जाए। इसलिए बैकलॉग को खत्म करना मेरा टारगेट नहीं है। हाँ, स्ट्रैटेजिकली मैं उसको कवर करना चाहता हूं, स्ट्रैटेजिकली मैं उसको अपने काबू में लेना चाहता हूं। यह हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और यह हमारा टारगेट भी होना चाहिए। यानी बैकलॉग के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोली जाती है कि सबसे पहले अपने बैकलॉग को क्लासीफाई करिए। आपका जो बैकलॉग है आप सबसे पहले उसको क्लासिफाई करिए, ये बैकलॉग किस तरह का है। तो ऑब्वियसली ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है जो हमें समझ में आती है। एक हाई प्रायोरिटी का बैकलॉग है, और एक मीडियम प्रायोरिटी या मॉडरेट प्रायोरिटी का बैकलॉग है, और एक लो प्रायोरिटी का बैकलॉग है। और मुझे लगता है हर बच्चा इस बात को एग्री करेगा कि जो सबसे पहला मेरा टारगेट होना चाहिए वो हाई प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हाई प्रायोरिटी वाला बैकलॉग कौन सा बैकलॉग होता है? हाई प्रायोरिटी वाला बैकलॉग वो बैकलॉग है जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट आगे आने वाली है और आपको ये चीज टीचर्स क्लास में आराम से बता चुके होते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर करना है, आपको पहले से टीचर बता देगा कि भाई ऐसा है, थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह थोड़े थोड़े आने चाहिए। तो आपको पहले पता चल गया कि भाई साहब हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो उस चैप्टर की होने वाली है जो आगे जिसका यूज होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, टीचर ने आपको हल्का सा हिंट दे दिया, भाई थोड़ी बहुत बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब जो है, समझ लो बात को, ये हमें सीखना है। तो बच्चे को पहले से पता चल गया कि भाई मेरे बैकलॉग में हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग की आनी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आनी चाहिए, और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट की आनी चाहिए, ताकि मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में गड़बड़ाऊं नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने बैकलॉग को क्लासिफाई करिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी के बैकलॉग जिसका इस्तेमाल आगे होने जा रहा है, मीडियम प्रायोरिटी का जिसका कोई खास अभी इस्तेमाल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका कोई करंट आगे आने वाले रिसेंट टाइम में उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं। और जो लो प्रायोरिटी वाला है बैकलॉग, आप उसको अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो अनइंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं जो हमसे मिस हुए हैं, वो समय रहते आप बाद में कवर कर सकते हैं। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी वाले बैकलॉग्स को सबसे पहले स्ट्रैटेजिकली दूर करने की कोशिश करनी। लेकिन सर ये बताइए, करंट चैप्टर्स भी आप बता रहे हैं करने हैं, बैकलॉग को भी करना है, तो ये कवर कैसे किया जाएगा? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये काम करने के लिए एक छोटा सा रूल बनाया गया है, वो है सीबीआर रूल। सीबीआर रूल क्या है? सीबीआर रूल ये कहता है कि सर करंट चैप्टर्स, बैकलॉग और रिवीजन, ये तीनों आपको एक साथ करने हैं, अज्यूमिंग एक बच्चा 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। तो अगर एक बच्चा 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें उसको 6 घंटे तो अपने करंट टॉपिक को देने हैं, दैट इज सी, 1 घंटा उसको बैकलॉग को देना है, दैट इज बी, और 1 घंटा रिवीजन को देना है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हल्का चल रहा हो, ऐसा चल रहा हो जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, क्लास में जो कराया जाता है मैं आसानी से समझ लेता हूं। तो ऐसे में अगर उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है तो आप 611 को 431 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 हमारा करंट चैप्टर हो जाएगा, 3 आवर्स आप बैकलॉग को दे सकते हैं और 1 घंटा रिवीजन को दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए करंट चैप्टर चल रहा है जीओसी। अगर करंट चैप्टर जीओसी चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समय देने की जरूरत तो है सर, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं हल्के में तो नहीं ले सकता। तो ऐसे में मान लीजिए मैंने 611 का रूल लगाया, तो मैंने अपने क्लासेस में जो भी जीओसी हमारे पास है, इस 6 घंटे में आपने टाइम डिवाइड किया, केमिस्ट्री को आपने कितना टाइम देना है, तो आपने केमिस्ट्री को जो जीओसी का पोर्शन आज क्लास में कराया गया है, आप उसको 6 घंटे में से वो समय केमिस्ट्री को दे दीजिए। साथ ही साथ
वन जो बैकलॉग है आपका, जैसे सर थर्मोडायनेमिक्स मेरा कुछ बैकलॉग में चल रहा है, मैंने उसके सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो मुझे उस थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके कुछ सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है, तो आपने कुछ समय थर्मोडायनेमिक्स को दे दिया ये बैकलॉग कवर करने के लिए, और रिवीजन के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग सपोज उठा लिया। क्यों? क्योंकि सर जीओसी में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा यूज है, तो मैंने रिवीजन में केमिकल बॉन्डिंग को चला दिया, बैकलॉग में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कुछ सवाल सॉल्व करने शुरू कर दिए, और करंट टॉपिक में मैंने जीओसी उठा लिया। यानी अगर आप पर डे का ये प्लानिंग करते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप ये सब कवर कर लेंगे, तो आप कुछ समय बनाकर अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं और इस तरह से आगे बढ़ें। यानी करंट चैप्टर, साथ ही साथ बैकलॉग और साथ ही साथ रिवीजन, ये तीनों का अगर एक साथ चल रहे हैं, आप कहीं से भी नुकसान में नहीं आने वाले। हाँ, इसमें कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है सर इतने कम समय में ये सब कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें अभी बता दूं 150 दिन कम नहीं होते यार। 150 दिन को अगर अगर तुमने इतने दिनों तक बहुत अच्छी मेहनत नहीं की है, तो अब आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप अब भी मेहनत से घबरा रहे हैं, तो अब बहुत अच्छा रिजल्ट या बहुत ज्यादा स्कोर लाना हमारे हिसाब से मुश्किल होगा। इसलिए अब जो चीज असंभव सी लग रही है, उसे भी संभव करके दिखाना। ये 8 घंटे का जो टारगेट है, ये 8 घंटे कम है सर, ये तो 8 घंटे कम है, मुझे 12 घंटे 13 घंटे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, और तब तुम्हारे लिए प्लान और ज्यादा इजी बनेगा, और आप खुद अपने हिसाब से इनको और ज्यादा इलाबरेट कर पाएंगे। यानी मैं एक जनरल सा डिस्कशन करने आया था, जिसमें तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि भाई ऐसा है, करंट टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा वेटेज देनी है, मैक्सिमम समय करंट चैप्टर पे निकलना चाहिए, बैकलॉग रिवीजन को छोड़ना नहीं है, वो साथ में लेके चलना है। तो बैकलॉग का भी समय आएगा, रिवीजन का भी समय आपको डेली देना है। जो बच्चा ये काम 15-20 दिन, महीने भर करेगा, उसको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यही स्ट्रैटेजी है जो उसको आईआईटी पहुंचा सकती है। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मैंने अपनी भी एडवाइस डाली है, जिसको गोट एडवाइस के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मैं कहूं तो सबसे पहले जो तरीका होना चाहिए एक बच्चे का, अब रेगुलर क्लासेस जो वो कर रहा है, उसमें सबसे पहले क्लास को अटेंड किया जाए, उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली जाए, उसके जो है कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज 10-20 सॉल्व कर लिए जाए, लास्ट यस्टरडे का जो नेक्स्ट लास्ट डे का टॉपिक कराया गया था उसको रिवाइज किया जाए, बैकलॉग का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जाए जो आज हमें करना है, और साथ ही साथ 5 मिनट रात में सोने से पहले एनालाइज कर लिया जाए कि मैंने आज क्या क्या किया और मैं कितनी प्रोग्रेस कर चुका हूं। यानी अगर आप इन खास बातों का ध्यान देंगे, और कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको और नहीं देना, मतलब जो आपको नहीं करनी है, वो भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि अगर आप इन कुछ खास बातों का ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। यानी जो बच्चा इन 6 पॉइंट्स को जो आपके सामने लिखे गए, इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करेगा, जिसके अंदर करंट टॉपिक्स भी इन्वॉल्व है, जिनके अंदर बैकलॉग्स भी इन्वॉल्व है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी ही चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। यानी करंट चैप्टर पर फोकस करेंगे, साथ ही साथ बैकलॉग का एक छोटा सा पोर्शन डेली उठाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर 20 सवाल ना कर पाया तो 10 सवाल करूंगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे रिवीजन भी करना था सर, वो समय निकल गया, प्लस करंट टॉपिक को पढ़ने में मुझे समय ज्यादा लग गया। बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि मुझे तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, अच्छा अब आती है बात जो हमें नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है? ये जो रिसोर्स हॉपिंग लोग करते हैं, सर एक सोर्स को छोड़ा दूसरे सोर्स पे चलेगा, ये वाली किताब समझ में नहीं आई उस किताब पे चलेगा, ये मास्टर समझ में नहीं आया उस मास्टर के पास चलेगा। ये रिसोर्स हॉपिंग बिल्कुल बंद कर दिया जाए, किसी एक चीज को पकड़कर उसी को सॉल्व किया जाए और उसी को फाइनल तैयार किया जाए। यानी आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे पीवाईक्यूज के लिए ये बुक लेनी है, या फिर मुझे बेसिक क्वेश्चंस के लिए ये किताब उठानी है, या मैं मॉड्यूल से सवाल करूंगा या डीपीपीज को सॉल्व करूंगा। जो भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आप उस रिसोर्स पर चिपक के चलें। रिसोर्स को बार बार बदलने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात, रैंडम स्टडी, जैसे मैंने बोला आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, कोई तरीका नहीं है। आज बैकलॉग में ही लगे रह गए, करंट चैप्टर छूट गया, करंट चैप्टर में लग गए, बैकलॉग और सरदर्द बढ़ गया, रिवीजन कर नहीं रहे, चीजों को भूलते चले जा रहे हैं, टेस्ट दे नहीं रहे, एनालिसिस हो नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। लेक्चर्स को सिर्फ देखते रहना सबसे ज्यादा आसान काम होता है, क्योंकि लेक्चर आप नहीं हम लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लेक्चर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता, मेहनत हमें करनी होती है, आपको मेहनत नहीं करनी होती है। लेक्चर देखने से आसान कुछ नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि लेक्चर देखने का मतलब तुम उसको सिर्फ देख रहे हो, तुम समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें तुम्हारे एफर्ट्स नेग्लिजिबल है। आप अपना दिमाग लगा के कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो टीचर समझा रहा है, जो कि खुद चीख चीख कर इतने सालों से पढ़ाया हुआ टीचर जो आपको सिखा रहा है, वो ऑब्वियसली ये कोशिश करेगा कि आसानी से बच्चे के समझ में आ जाए, और वो तुम्हें आसानी से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये काम सबसे ज्यादा आसान काम माना जाएगा, और जो बच्चा सिर्फ यही कर रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे बात को? आप पीवाईक्यूज को अवॉइड मत करिएगा, पीवाईक्यूज को सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपको ये बताते हैं कि आपको किस तरह से
आगे बढ़ना है, आपको किस चैप्टर पर कितना ज्यादा फोकस करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पीवाईक्यूज पर बहुत जल्दी आपने देखा होगा या आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट से घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेस्ट आपको यही बताते हैं कि जो आपने सीखा है वो आपने कितना रिटेंड किया है, कितना आपको याद है, कितना आप भूल चुके, कौन से फॉर्मूले आपने नहीं याद किए, कौन से फॉर्मूले आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझे जिन पर सवाल बन सकता है, वगैरह वगैरह। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। सर वो तो 3 घंटे पढ़ के इतना कर लेता है, मैं 4 घंटे पढ़ के इतना करता हूं, वो 6 घंटे पढ़ के इतना नहीं कर पाता, मैं 8 घंटे पढ़ के ये नहीं कर पाता। आप अननेसेसरी दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करिए। आप शाम में, रात में सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट एनालाइज करिए, आज का दिन किस तरह से गुजरा, क्या जो करना था वो कर पाया, क्या मैं आज अपने कुछ बैकलॉग का हिस्सा कवर कर पाया, क्या मैंने करंट चैप्टर को पूरी तवज्जो दी, क्या मैंने कुछ रिवीजन किया, क्या अभी भी मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है, मुझे उसको कवर करने के लिए अब और क्या करना है। आप जब तक खुद अपनी गलतियों को रात में एनालाइज नहीं करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को रात में एनालाइज नहीं करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए रात में सोने से पहले 5-10 मिनट ये काम आपको जरूर करना है। बाकी जहां तक सवाल है इस स्ट्रैटेजी का, इस रोड मैप का, तो ये रोड मैप सिर्फ यही कहता है कि जो बच्चा इस बचे हुए 150 दिनों में जो कहा गया है अगर उसको फॉलो कर ले। क्या कहा गया है? करंट चैप्टर्स पर पूरा फोकस करना है, बैकलॉग के लिए एक समय निकालना है, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन भी करना है। जो ये 3 काम करेगा, जिसको सीबीआर रूल कहा जाएगा, वो पक्का बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाला है, बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाला है। मैं अंत में ये बात जरूर बोलूंगा कि भाई देखिए, ऐसा है, यू डोंट नीड अ परफेक्ट 150 डेज। बिल्कुल सही बात है, किसी के पास कोई दिन परफेक्ट नहीं होता। तो 150 के 150 दिन आपको परफेक्ट कैसे मिल सकते हैं जिसमें आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है? बिल्कुल सही। बट यू नीड 150 डेज ऑफ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। यानी आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट कर रही है। जो आपने प्लानिंग की है उसको बार बार मत बदलिए। प्लानिंग, क्योंकि वो प्लानिंग गलत नहीं है ना यार। उस प्लानिंग में करंट चैप्टर्स भी हैं, उस प्लानिंग में रिवीजन्स भी हैं, उस प्लानिंग में बैकलॉग कवर भी है। उस प्लानिंग को आप बार बार चेंज मत करिए, उस प्लानिंग पर चिपक के चलिए। कंसिस्टेंटली आप एग्जीक्यूट करिए अपनी प्लानिंग को, आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिन बच्चों ने शुरुआत कर दी है बहुत अच्छा, जिन्होंने शुरुआत नहीं की वो आज से शुरुआत कर सकते हैं। 150 दिन में तो शहर बदल जाते हैं, इसलिए 150 दिन में जो बच्चा आईटी की तैयारी कर रहा है वो बहुत अच्छा स्कोर भी ला सकता है। हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो का फायदा उठाएं, इस वीडियो को जरूर देखें, फिर से देखें, बार बार देखें। जो करने के लिए कहा गया अगर वो आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक, चलिए हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।